व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटीबेलम। तो समय चल रहा है अमेरिकन सिविल वॉर का। जगह है लुजियाना का कॉटन प्लांटेशन कैंप, जहां पर ब्लैक लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें गुलाम बना के रखा गया है, जिसमें सिर्फ यंग लोग हैं। कोई भी बूढ़ा या फिर बच्चा आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन लोगों से दिन रात काम कराया जाता है, चाहे ये किसी भी हालत में क्यों ना हो। इनके बीच हम एली, उसकी वाइफ और एडन नाम की लड़कियों को भी देखते हैं। ये तीनों भागने का सोचते हैं, पर जैसे ही ये भागते हैं इन्हें पकड़ लिया जाता है और एली के सामने ही उसकी वाइफ को जान से मार दिया जाता है, जिसे वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक गुलाम है। वहीं एडन को ये लोग उठाकर जनरल के पास ले जाते हैं, जो उसे बार बार कहता है कि अपना नाम बोलो, पर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि यहाँ पे किसी गुलाम को बिना परमिशन के बोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जनरल कहता है कि वो बोले ताकि उसे चीखते हुए चिल्लाते हुए वो सुन सके। पर ऐसा ना करने पे वो एक जलते हुए रॉड उसकी कमर पर लगा देता है और फिर उसे बहुत मारता है और इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ के गुलामों की क्या हालत है। एडन खिड़की से बाहर देखती है इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई मदद कर दे, पर उसी की तरह हजारों गुलाम के साथ हर रोज यही होता है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। अब अगले दिन हम गार्ड को देखते हैं जो फील्ड में गुलामों पर नजर रख रहा था, जिसमें से एक गुलाम किसी से बात करने लगता है और वो गार्ड उसे मार कर वहीं गिरा देता है क्योंकि इन्हें यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एडन के साथ हर दिन वो गोरे गलत काम करते थे। वो बस यही दुआ मांगती थी कि उसे किसी तरह से मौत आ जाए ताकि वो इन हालातों से आज़ादी पा सके। हम देखते हैं कि एक दिन नए गुलामों के ग्रुप को यहाँ लाया जाता है, जिसमें बहुत सी लड़कियाँ होती हैं। यहाँ हम प्लांटेशन की मालकिन एलिजाबेथ को भी देखते हैं, जो सभी लड़कियों को ध्यान से देख रही होती है और फिर अपने गार्ड को बुला के उन्हें पुराने गुलामों के साथ रहने को कहती है। और ऐसे ही एडन के पास एक जूलिया नाम की लड़की आती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि वो नॉर्थ कैलिफोर्निया से है, उसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया गया है, वो बस यहाँ काम नहीं कर सकती है। अब वो तो यहाँ तक ये भी कह देती है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। तभी एडन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें जो कहा गया है बस वही करो, अपना सर झुकाकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने भागने की कोशिश नहीं करी? जिसके बाद वो अपने जख्म दिखाती है। लेकिन जूलिया को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अब तक वो आज़ाद थी और अचानक से उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गए थे। अब यहाँ जूलिया उसे समझाती है, उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो एडन उसे खुद के सामने बैठाकर उसे समझाती है कि तुम्हें चुप रहना होगा, नहीं तो ये वाइट लोग तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालेंगे। लेकिन जूलिया को अभी सच्चाई का पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता था, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी रात कुछ बड़े लोगों की पार्टी थी, जिसमें डैनियल नाम के सोल्जर के पास जूलिया को बुलाया जाता है। तो डैनियल उसे कहता है कि तुम बहुत ही प्रीटी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे बुरी तरह से मारता है क्योंकि उसने बिना परमिशन के उसके सामने बोल दिया था। वो आदमी उसे इतना मारता है कि उसके बच्चे तक की मौत हो जाती है। अब जूलिया वहीं रोती रहती है, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आता क्योंकि उसने तो रूल तोड़ा था। अब अगले दिन वो उसी हालत में काम करने जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब काम करते हुए उसे दर्द होना चालू हो जाता है और वो चीखती है और वहीं गिर जाती है। इसके बाद हम उसी गार्ड को देखते हैं। वो आकर एली के कानों में कहता है कि ओ, तो तुम अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो, जाओ जाकर वो रूम साफ करो। एली जब उस रूम में जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके पैरों के नीचे उसकी वाइफ की एशेस थी, जिन्हें इन गोरों लोगों ने दफनाने की बजाय ही जला डाला था। उसकी राख में उसकी वाइफ की लॉकेट मिलती है, जिसे वो पहन लेता है और उस राख को देखकर वो अंदर से टूट जाता है और बस वहीं बैठकर रोने लगता है। उसका बस इतना कसूर था कि वो ब्लैक था। अगर इसका भी रंग गोरा होता तो आज इसका प्यार इसके पास होता। वहीं दूसरी ओर हम एडन को देखते हैं, जो कि जनरल के रूम में थी। वहाँ उसके साथ वही होता है जिसकी अब उसे आदत हो चुकी है। जिसके बाद वो सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास का माहौल ही बदला हुआ था। यहाँ पे हम एडन को देखते हैं, पर एक नई आइडेंटिटी के साथ, वेरोनिका के नाम से। अब उसके साथ साथ उसका हस्बैंड कैनेडी और उसकी बेटी एली भी मौजूद थी। वो एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट थी। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो ये किसी और ज़माने में थी, पर अचानक से 21वीं सेंचुरी में कैसे आ गई। तो हम आपको बता दें कि ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है। कुछ ही देर में आपको एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है जो आपका दिमाग हिला देगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम वेरोनिका को एक डिबेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ब्लैक के साथ हो रहे बर्ताव के लिए अपनी राय देती है और लोगों को बता रही थी कि ये सब जो भी हो रहा है सब गलत है और इसके ऊपर वो आवाज़ भी उठाएगी। इसके बाद उसकी एलिजाबेथ नाम की लड़की से एक वीडियो कॉल होती है, जो उसकी लिपस्टिक का मजाक उड़ाते हुए कहती है
कि तुम्हारी लिप्स तुम्हारी स्किन टोन से मैच नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर वेरोनिका कॉल को काट देती है। पर तब तक वहाँ उसकी बेटी आ जाती है जिसने एक ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका को एक सेमिनार में जाना है जहाँ पे उसे एवरी लाइव्स मैटर पर स्पीच देनी है। अब कुछ ही देर में हम उसे होटल में देखते हैं जहाँ पे उसके लिए किसी ने कॉटन प्लांट का बुक ही सेंड किया था, जिस पे लिखा था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर होम। अब इसका मतलब क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगा, पर आपने उन कॉटन्स को देखकर कुछ आइडिया लगा लिया होगा। अब वेरोनिका अब सेमिनार में होती है, पर उसके पीछे हम उसके ही रूम में एक और लेडी को देखते हैं जो उसकी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देखती है और फिर चली जाती है। सेमिनार शुरू होता है और वो अपना ब्रांड लॉन्च करती है, एंग्री ब्लैक वुमेन, और कहती है कि जिस तरह से ब्लैक वुमेन को इग्नोर किया जा रहा है हमें वो नहीं होने देना है, हमें उनके लिए आवाज उठानी है। अब शो पूरा होने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ पे हम उसके साथ लिफ्ट में एक बच्ची को देखते हैं जो उससे कहती है कि कुछ भूलना मत वरना तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। क्या आप में से किसी ने इस बच्ची को पहचाना? ये वही बच्ची है जिसे हमने शुरुआत में देखा था कॉटन प्लांटेशन में एज ए एलिजाबेथ डॉटर के रूप में, जिसने जूलिया को उसका नाम दिया था। पर ये यहाँ क्या कर रही है? ये बस आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब हम एक बार फिर से वेरोनिका पर आ जाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रही थी। अब सारे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर यहाँ हमें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि 21वीं सेंचुरी में भी वेरोनिका और उसके दोस्तों को कॉर्नर वाली टेबल प्रोवाइड कराई जाती है, ना कि बीच वाली, क्योंकि वो लोग ब्लैक थे। अब पार्टी पे जाते टाइम वेरोनिका कैनेडी को थैंक यू का मैसेज करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कॉटन फ्लावर्स उसी ने भेजे थे, लेकिन वो उसे बताती है कि मैंने नहीं भेजे। अब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है कि वो फ्लावर्स किसने भेजे, लेकिन अगर फ्लावर उसने नहीं भेजे तो किसने भेजे। पार्टी ओवर होने के बाद वेरोनिका और उसके दोस्त अलग कैब बुक करते हैं क्योंकि उनका घर अलग था, पर यहाँ शायद कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा अजीब था। वेरोनिका कैब में बैठ जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसके पास कैब ड्राइवर का कॉल आता है जिसे उसने बुक करा था। तो फिर ये कार किसकी है अगर उसका कॉल आ रहा है इसके पास? अब वो उस फोन को उठाती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि म्यूजिक बहुत ही लाउड होता है। वो ड्राइवर को साउंड कम करने को कहती है, पर वो कम नहीं करता, और तभी हमें पता चलता है कि कैब में कोई और नहीं बैठा बल्कि एलिजाबेथ बैठी है जो उसी कॉटन प्लांटेशन की मालिक है। अब वेरोनिका इसके आगे कुछ समझ पाती कि पीछे से एक आदमी वेरोनिका को बेहोश कर देता है, और इसी बीच उसके दोस्तों की कार उसके साइड से होकर गुजर जाती है, पर उन्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है लुजियाना में। जब एडन की आंख खुलती है तो उसे फोन रिंग की आवाज आती है। वो बाहर जाती है तो वहां उसे जनरल किसी से फोन पर बात करते हुए सुनाई देता है कि सब अरेंजमेंट हो चुकी है, तुम बस आ जाओ। हाँ, उसके हस्बैंड बच्चे और तुम वहाँ संभाल लो, मैं यहाँ उनको संभाल लूंगा। अब यहाँ एडन को समझ आ गया था कि उसे यहाँ असल में पिछले 7 हफ्तों से अगवा करके रखा गया था। यहाँ पर जो भी लोग थे उनके साथ भी यही हो रहा था। यहाँ के नेटिव लोग या फिर गोरे लोग, उन्हीं से धोखे में रखा गया था कि कोई टेक्नोलॉजी यहाँ से बाहर नहीं है, वो बस गुलामों की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में ये अमेरिका का एक पिछड़ा गाँव है जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों को यहाँ लाया जाता है, उनसे गुलामी करवाई जाती है। और ये लोग बस ऐसा मानते हैं कि ये सिविल वॉर के समय में जी रहे हैं, जब अमेरिका में काले और गोरों के बीच में भेदभाव होता था, और वही आज भी ये लोग कर रहे हैं। वहीं अब एडन को समझ आ गया था कि उसे अब जनरल के उसी फोन की तलाश है जिसे वो यहाँ से निकल सकेगी और मदद के लिए लोगों को बुला सकेगी। पर ये होगा कैसे? उसने तो वो फोन बाहर ही छोड़ दिया है। अब जब वो अंदर आता है तो उसे लगता है कि एडन सो रही है, तो वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगी। अब नेक्स्ट डे एडन के दिमाग में बस रात वाली बात ही चल रही थी। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना अगर किसी गार्ड को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे गायब कर देंगे। पर इसी बीच हमें पता चलता है कि जूलिया काम करने नहीं आई है। अब गार्ड एडन को उसके रूम में जाकर चेक करने को कहता है। जब एडन वहां पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जूलिया की लाश सीलिंग से लटकी हुई देखती है। अब ये देखकर वो पूरी तरह से सहम जाती है। जूलिया को लगने लगा था कि वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, इसलिए उसने खुद की जान दे दी। लेकिन एडन जूलिया जितनी कमजोर नहीं है, वो आजाद होकर रहेगी। अब उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा और नफरत भर चुकी है। वो दोबारा फील्ड में जाती है और एली से कहती है कि हम आज यहाँ से भागेंगे, रात में तैयार रहना। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। जनरल भी सो गया था। एडन मौका देख के फोन ऑन करके बाहर आ जाती है, क्योंकि फोन बस जनरल के फेस से ही खुलता था। अब बाहर आने पे उसे एली भी दिख जाता है। दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, पर बीच में ही उन्हें 2 गार्ड्स दिख जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फोन वहीं छुपाना पड़ता है। अब वो फोन जब गार्ड को मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि इस एरिया में फोन का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। पर जिस गार्ड के पास फोन होता है उसे टॉयलेट आ जाता है, जिसे करने वो झाड़ियों में चला जाता है, जहाँ पे
एली उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। जिसके बाद एडन फौरन 911 पर कॉल करती है, लेकिन वो कुछ बता पाती कि तब तक कॉल ड्रॉप हो जाती है और इन दोनों की इतनी बुरी किस्मत होती है कि फ़ोन भी बंद हो जाता है। सो एडन एली को बताती है कि ये फ़ोन जनरल के फेस से ही खुलेगा, इसलिए हमें वापस अंदर जाना होगा। अब एली उसका साथ देता है तो वो अंदर जाती है, पर तब तक जनरल उठ चुका था। वो एडन को देख लेता है और बहुत मारता है, पर इसी बीच एली भी वहां आ जाता है और एडन को बचाने के चक्कर में उसकी और जनरल की लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में बेचारा एली मारा जाता है। लेकिन एडन भागकर बाहर आ गई थी और उसके पीछे पीछे जनरल भी होता है। वो चुपके से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है, पर मरने से पहले वो उसका फोन अनलॉक कर लेती है। अब यहाँ वो इस बारी पुलिस को नहीं बल्कि सीधा अपने हस्बैंड कैनेडी को कॉल लगाती है। जब फोन उठाता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता, पर एडन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें यहाँ का पिन दे रही हूँ, जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाओ। अब इसके बाद वो उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और जनरल का घोड़ा लेके जाने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ एक और गार्ड आ जाता है और ये वही था जिसने एडन को किडनैप किया था। वो उसे झूठ बोलती है कि जनरल पता नहीं कैसे बट रूम में लॉक हो गया है, चलो जल्दी चलो। पर यहाँ वो उसे धोखे से उसी रूम में लॉक कर देती है और उसे जिंदा ही जला देती है। अब ये उसका बदला था जो गोरो ने उसके और एली के साथ किया था। इसके बाद वो अब एली के पास जाती है, पर तब तक उसने दम तोड़ दिया था। वो जनरल का घोड़ा लेके यहाँ से दूर जाती है, लेकिन देखते ही देखते उजाला भी होने लगता है, जिसकी वजह से एडन को घोड़े को भागने में आसानी हो रही थी। लेकिन तभी कुछ ही दूरी पे उसे एलिजाबेथ दिख जाती है जो अपने घोड़े से उसका पीछा कर रही। वो एडन को देख लेती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, पर एडन अपने घोड़े को आगे करके खुद कहीं छुप जाती है। और यहाँ एलिजाबेथ एक राज खोलती है कि उसके जितने भी गुलाम यहाँ काम करते हैं सबको उसने चुना है, लेकिन सिर्फ एक वही है जिसे उसके डैड ने चुना है, क्योंकि उसके अंदर एक आग है ब्लैक रेसिज्म को बंद करने की, जो मेरे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और वो ये भी बताती है कि जिस आदमी से तुम डिबेट कर रही थी टीवी शो पर, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। तुमने वहाँ उन्हें चुप करवा दिया, लेकिन अब यहाँ तुम नहीं बच पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद एडन का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ के गले में एक रस्सी अटका देती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे हटा देती है। जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें डैन की जीत होती है। जिसके बाद वो उसी रस्सी को अपने घोड़े से बांध लेती है और एलिजाबेथ को घसीटते हुए ले जाती है। ये उसका और उन लड़कियों का बदला था जिससे एलिजाबेथ ने उसकी आज़ादी छीनी थी। और आखिर में वो एक दीवार से उसे टकरा देती है, जिससे कि एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। पर यहाँ भी एडन के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई थी। आगे ढेर सारे गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे, तार उस पर गोलियां चला रहे थे। अब यहाँ एक ऐसा सीन आता है जो सभी के रोंगटे खड़े कर देता है। एडन उन सभी को चीरते हुए वहां से बाहर निकलती है और तभी हम वहां पुलिस कार को देखते हैं, जिसे देखकर एडन रोने लगती है। अब वहां पर लोगों को, टूरिस्ट को पता ही नहीं था कि अमेरिका में ऐसा भी हो रहा है। सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और एडन की बहादुरी की वजह से सभी लोगों को बचा लिया जाता है। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि जिस पार्क में ये सब चल रहा है वो असल में एक अमेरिकन सिविल वॉर पार्क है, जो कि टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन इस हादसे के बाद उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि कुछ लोग अभी भी दुनिया में हैं जो जात पात और काले में भेद करते हैं। उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।